हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस इसके पहले भाग को हल करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9 के गणित और भौतिक विज्ञान इन दोनों ही विषयों के मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 1 और भाग 2 दोनों को ही हल किया है। उन दोनों सब्जेक्ट्स के दोनों एक्टिविटी टास्क के वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से देख सकते हो। यदि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हर विषय के यूनिक प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी हर सब्जेक्ट का टू द पॉइंट और बेस्ट आंसर मिलता है। चलो चलते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस के जो पहले भाग में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक बार फिर याद दिला देता हूं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और भी जानकारी से भरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है। यदि तुम्हारे मन में कोई संशय है या तुम अपनी कोई बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस तरह के क्वालिटी वाले वीडियोस देने के लिए इस वीडियो को उन्हें शेयर करो। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का साफ डायग्राम बनाइए और नीचे दिए गए अंगों को चिन्हित कीजिए। अंग क्या क्या है? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी जंक्शन और ऑक्सीसोम। यहाँ ऑप्शन ग और ऑप्शन घ यहाँ एक ही नंबर दिया है और यहाँ कुछ गलतियां हैं। जो मूल प्रश्न है उसमें क्या है देखो। इंग्लिश में कहा गया है ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स: इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एंड ऑक्सीसोम। यहाँ देख रहे हो क्रिस्टी जंक्शन कहा गया है, लेकिन यहाँ क्रिस्टी कहा गया है। ये दोनों ही अलग अलग भाग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हम अभी डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों चीज़ों को बताएंगे। और यहाँ ऑक्सीजेम लिखा हुआ है जबकि होगा ऑक्सीसोम, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेते हैं और उसके ये जो चारों भाग हैं उन चारों भागों को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश क्वेश्चन में था क्रिस्टी, तो हम लोग क्रिस्टी को भी ड्रॉ करेंगे।
प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित के आधार पर मोनेरो और प्लांट, यहाँ प्लांट नहीं होगा, यहाँ प्लांटी होगा, राज्य में अंतर का वर्णन करें। ये इंग्लिश प्रश्न को देख लोगे, यहाँ काफ़ी कुछ गलतियाँ हैं। हमें अंतर का वर्णन करना है किसके आधार पर? सेल के प्रकार और सेलुलर ढांचा के अनुसार, और इकोसिस्टम में मोनेरो और प्लांटी की जो भूमिका है उसके आधार पर। तो पहले चलो इसका आंसर देखें। मोनेरो एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जबकि प्लांटी में क्या होता है? प्लांटी यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका युक्त बहुकोषीय स्वपोषी पौधे होते हैं ये। दूसरा है, मोनेरा में प्रारंभिक केंद्रक होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो यहाँ सिर्फ एक केंद्रक होगा, और डीएनए जो है वह कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली के बिना ही बिखरा हुआ रहेगा, यानी मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जबकि प्लांटी में क्या होता है? तो प्लांटी में विकसित उत्तक तंत्र होता है, अंग तंत्र पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की दोहरी आवरण युक्त होती है। यह है सेल के प्रकार और सेलुलर ढांचा के अनुसार मोनेरा और प्लांटी में अंतर। दूसरा है परिस्थितिक तंत्र, यानी वातावरण में, इकोसिस्टम में मोनेरा और प्लांटी की जो भूमिका है उस पर, कि मोनेरा क्या है? यह वातावरण में अपघटक यानी डिकम्पोजर के रूप में काम करता है, यानी जो मृत प्राय सजीव हैं या मृत सजीव हैं उन्हें यह क्या करता है? डिकम्पोज करके फिर से पर्यावरण में मिला देता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाता है। जबकि प्लांटी स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे पूरे पारिस्थितिक तंत्र को पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है, पेंटी में प्रकाश संश्लेषण के कारण स्वपोषी पोषण होता है, लेकिन इस प्लांटी के अंदर ही कुछ मृतपोषी और परजीवी भी होते हैं। कुछ पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटभक्षी भी हो जाते हैं, जैसे कलश पौधा यानी पिचर प्लांट। अच्छा, इस प्रश्न में ही एक और भाग है कि सार्क वर्ग के जीव की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखो। यहाँ चूंकि जगह का अभाव है तो हम अगले स्लाइड में इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। सार्क सबसे पहले किस वर्ग से संबंधित है ये जान लो। सार्क कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग से संबंधित है। हाँ, बहुत से लोगों ने अपनी वीडियो में इसे मत्स्य वर्ग का कहा है, जो गलत है। कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग यानी सार्क जिस वर्ग के अंतर्गत आता है, उन जीवों की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ 3 विशेषताओं के बारे में कहा गया है, हमने सिर्फ 3 विशेषताओं के बारे में बात की है। पहला है कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग के जो जीव हैं उनमें कार्टिलेज का बना अंतः कंकाल होता है। दूसरा बात है कि इसमें जो गलफड़ होता है वह अनुपस्थित होता है एवं बाहर की ओर खुला रहता है। तीसरा है त्वचा में सूक्ष्मदर्शी प्लेक्वाइड सल्क होते हैं। चौथा पॉइंट है पुरुष सदस्यों में, यानी कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग के जो पुरुष सदस्य हैं उनके पेल्विक फिन पर क्लैपर्स होते हैं। तो यहाँ 4 विशेषता हमने बताया है, इसमें से तुम कोई भी 3 विशेषता लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 3, स्यूडोसिलम युक्त एक जीव का नाम और प्रजाति के वर्गीकरण की 2 विशेषताएं भी लिखें। अब ये प्रश्न भी थोड़ा गलत है। मूल प्रश्न जो है अंग्रेजी में उसे देख लो। कहा है राइट द नेम ऑफ एन एनिमल हैविंग सूडोकॉलम एंड ऑल्सो राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टू विच इट बिलोंग्स। देखो एकदम क्लियर क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखना है जो सूडोकॉलम जिनमें होता है। साथ ही साथ हमें 2 विशेषताएं लिखनी है, किसकी? उस फाइलम की जो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ प्रश्न को अंग्रेजी में बहुत सुंदर से समझाया गया है। कोशिश करना इस प्रश्न को यूं ही लिखें। चलो इस प्रश्न के उत्तर को देख लें। स्यूडोसिलम युक्त
एक जीव का नाम है गोलकीर्मी। गोलकीर्मी जिस प्रजाति के अंतर्गत आता है, यहां थोड़ी गलती हो गई है, यहां होगा जिस, उसका नाम है एस्केलमिंथिस। उच्चारण पर ध्यान देना। इन प्रजातियों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, नंबर 1, इनका शरीर अखंडित, बेलनाकार और त्रिस्तरीय होता है, यहाँ एक कॉमा होगा। दूसरा, इनका आहार नाल लंबा और पूर्ण होता है, जिसमें मुंह और मलद्वार विपरीत सिरा पर स्थित होता है। चूंकि हमें 2 विशेषताएं कही गई है तो हमने सिर्फ 2 विशेषताएं लिखी है। अगला है कि ऑर्थोपोडा के ग्रुप में कॉकरोच को क्यों शामिल किया गया है। तो आंसर है कि कॉकरोच को यानी तिलचट्टे को फाइलम ऑर्थोपोडा में शामिल किया गया है, क्योंकि नंबर 1, इनका आकार बाहर से खंडित, द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इनमें संयुक्त उपांग होता है। नंबर 2, रक्त परिवहन खुला होता है यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें, जिसका अर्थ है कि रक्त जो है वह कोइलोमिक कैविटी यानी कोइलोमिक गुहा में बहता है। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमें कह रहा है मानव देह में विटामिन ए, विटामिन डी की भूमिका क्या है। साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा गया है कि विभाजन कला की विशेषता क्या है। इस स्लाइड में जगह के कमी के कारण हमने विटामिन ए और विटामिन डी इन दोनों की भूमिका जो है उस पर बात की है। पहला है मानव शरीर में विटामिन ए का क्या कार्य है। तो पहला है विटामिन ए दांतों, हड्डियों और कोमल ऊतकों के विकास और रखरखाव में मदद करता है। दूसरा है कि विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा है विटामिन ए आंखों में रॉड्स की संख्या में वृद्धि करता है, साथ ही साथ रतौंधी को दूर करता है। विटामिन डी, इसका कार्य क्या है मानव शरीर में। तो पहला है यह सुखंडी रोग का प्रतिरोधक है। दूसरा है यह कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण में सहायता करता है। और नंबर 3 है कि यह हड्डियों के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ एक प्रश्न जो रह गया था विभाजन कला की विशेषताएं, इसका उत्तर हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, उसे देख लो। विभाज्य उत्तक यानी विभाजन कला, कला बंगला शब्द है, हिंदी में उसे उत्तक लिखते हैं। तो विभाज्य उत्तक की जो विशेषताएं हैं वो हैं, पहला, विभाज्य उत्तक में स्वनवीनीकरण का गुण होता है, यानी विभाज्य उत्तक अगर कहीं टूट जाते हैं तो वह फिर से नए सिरे से वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है तो एक कोशिका मूल कोशिका के समान रहती है और अन्य विशेष संरचनाएं बनाती है। दूसरा है विभाज्य उत्तक जीवित एवं पतली भित्ति वाला होता है। तीसरा है विभाज्य उत्तक के कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म बहुत घना होता है। चौथा है विभाज्य उत्तक, गलत है, यह है विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं युवा और अपरिपक्व होती हैं, वे भोजन का भंडारण नहीं करते हैं। और पांचवा है कि विभाज्य उत्तक के पास एक एकल बड़ा और प्रमुख केंद्र होता है। संचार के अंतर्गत जो 2 प्रश्न थे उन दोनों का ही हमने यहाँ हल किया है। इस प्रश्न के साथ ही हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं। आशा है तुम लोगों ने सारे उत्तर को कॉपी में बहुत ध्यान से लिख लिया होगा। यदि नहीं लिख पाए हो तो इस वीडियो को फिर से देख करके उसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करो। और फिर एक बार याद दिला दूँ, अगर यह चैनल तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्वालिटी वीडियोस, जानकारी वाले वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर हमेशा मिलता रहे।